दोस्तों महाकुंभ में एक कलेक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ में स्नान करने के लिए जाते हैं और संगम तट पे जाके जैसे ही कलेक्टर साहब डुबकी लगाते हैं वैसे ही पास में एक खड़े बाबा ने इनको तेज थप्पड़ मार दिया कलेक्टर साहब को। और वो बाबा कहने लगता है कि तुझे ये किसने अधिकार दे दिया इस संगम में स्नान करने का, गंगा जी में डुबकी लगाने का। दोस्तों वो कलेक्टर साहब जो थे बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी आपने मुझे क्यों मारा। इसके बाद में बाबा ने जो हकीकत बताई कलेक्टर साहब की, उसको सुन के कलेक्टर साहब के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आखिर में दोस्तों क्यों थप्पड़ मारा था उस साधु ने, इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के भरतपुर से। यहाँ पे एक ऐसे पति पत्नी जिनके शादी के 12 साल का समय बीत जाता है, इनकी कोई संतान नहीं होती है। पत्नी का नाम किरण था, पति का नाम भगत सिंह था। इस वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। यहाँ तक कि किरण को उनके घर वाले बांझ कहते थे, यहाँ तक कि भगत सिंह का भी लोग मजाक उड़ाते थे। दोस्तों ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। समाज से भी ताने मिलते थे, घर से भी ताने मिलते थे। दोस्तों एक दिन की बात है, किरण के दरवाजे पे एक साधु आते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। किरण एक कटोरी में आटा लेके आती है और साधु को दे देती है। दोस्तों साधु किरण की तरफ देखते हैं और कहते हैं बेटी तुझे बहुत ज्यादा दुख है, मुझे प्रतीत हो रहा है कि तू संतान की वजह से दुखी है। किरण चौंक जाती है और कहती है हाँ बाबा बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन आपने कैसे जान लिया कि हम संतान की वजह से दुखी हैं। तब वो बाबा कहते हैं कि बेटी मैंने तेरे चेहरे से ही पढ़ लिया है कि तू संतान की वजह से दुखी है। एक मैं उपाय बताता हूँ, वैसा ही करो, तुम्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा। किरण कहने लगती है कि बाबा मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। तो दोस्तों उस साधु ने बताया कि तुम महाकाल के मंदिर में जाओ और वहां पे माथा टेको, मन्नत मांगो, वहां से तुम्हें संतान जरूर मिलेगी, महाकाल कृपा जरूर करेंगे। दोस्तों किरण शाम को अपने पति यानी भगत सिंह को बताती है साधु के द्वारा कही हुई बात और दोनों पति पत्नी चल देते हैं महाकाल के मंदिर के लिए। महाकाल के मंदिर में पहुंच के ये लोग मन्नत करते हैं और संतान मांगते हैं। कहते हैं बाबा मेरे झोली में संतान डाल दो। दोस्तों महाकाल की ऐसी कृपा हो जाती है कि अगले ही महीने भगत सिंह और किरण को खुशखबरी मिल जाती है कि किरण जो है गर्भवती है। दोस्तों घर में खुशियां आ जाती हैं और पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, 9वां महीना पूरा होता है और दोस्तों किरण ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जब घर में बेटा आ गया तो घर में खुशियां जो है ना और बढ़ गई। दोस्तों उस बच्चे के साथ में माता पिता इतने खुश होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो उड़ने लगे हैं। दोस्तों किरण और जो किरण के पति थे इनका अपना खुद का बिजनेस था और खुद की प्रॉपर्टी यानी जमीन जायदाद सब कुछ अच्छा था और सब कुछ अच्छा चलने लगता है। और ये दोनों पति पत्नी अपनी बेटी का नाम निशांत रखते हैं। दोस्तों निशांत जन्म से ही ऐसा लग रहा था, मतलब उसके चेहरे पे ऐसा तेज था कि लग रहा था देखने से कि एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दोस्तों वक्त गुजरता है और धीरे धीरे निशांत भी बड़ा होने लगता है और जब निशांत 5 साल का हो जाता है वो स्कूल में जाने लगता है और स्कूल में जिसमें भी जाता है उस स्कूल में उसका नाम रोशन हो जाता है क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। और वक्त गुजरता है दोस्तों, जब निशांत 10 साल का हो जाता है तब इनका जो समय है भगत सिंह का और किरण का वो पलटने लगता है। दोस्तों समय ऐसा पलटा कि इनके पास में सब कुछ था, इनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से वक्त ऐसा पलटता है कि इनका बिजनेस धीरे धीरे ठप होने लगता है। इनका जो भी धंधा पानी था, जो भी काम था, वो सब का सब रुकने लगता है, जिसकी वजह से इनको इतना नुकसान होने लगता है कि धीरे धीरे भगत सिंह घाटे की तरफ जाने लगते हैं। और इधर इनका बेटा हर फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट का हो, खेल का हो, पढ़ाई का हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अव्वल आता है।
अब माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान कि मेरा जो बिजनेस है ये घाटे में जा रहा है, इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, या मेरा बेटा इतना तेज तर्राक है तो इसकी वजह से मैं खुशी हूँ। माता पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि ये जो भक्त है, भक्त ने भगत सिंह को एक ऐसी मार दी, ऐसी चपेट दी कि भगत सिंह की जो पत्नी थी किरण, वो बीमार रहने लगती हैं और उनको एक ऐसी बीमारी लग जाती जिसको कहते हैं कैंसर। भगत सिंह ने लाख प्रयास कर लिया, यहाँ तक कि भगत सिंह के पास में जो भी जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो जाती इलाज में, और इसके बाद में जब पैसा नहीं मिलता तो कर्ज भी लेते हैं, और जो कर्जदार परेशान करते हैं तो भगत सिंह अपना मकान भी बेच देते हैं, जिस मकान में भगत सिंह अपने परिवार के साथ में रहते थे, और वहां से निकल के वो एक किराए के मकान में रहते हैं दूसरे शहर में। दोस्तों, अब इनकी जो घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। अब क्या था कि निशांत भी परेशान होता है अपने माता पिता को परेशान देख के। दोस्तों, किरण को पूरी तरह से इस चीज का एहसास हो चुका था कि अब मैं बचूंगी नहीं। एक दिन किरण अपने बेटा को अपने पास में बुलाती और कहती, बेटा हम तो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि मुझे ऐसी बीमारी लग चुकी है, लेकिन बेटा मेरा एक सपना है कि तुम बड़े आदमी बनो, तुम इतने बड़े आदमी बनो कि तुम्हारे पिताजी गर्व महसूस करें तुम पे। हम तो इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। दोस्तों, निशांत अपनी माँ को ढांढस बना देता है और अपनी माँ से ये भी वादा करता है कि माँ, हम पूरी जान झोंक देंगे बड़े आदमी बनने के लिए, हम पिताजी का नाम रोशन जरूर करेंगे, तुम्हारा सपना पूरा जरूर करेंगे। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि जो निशांत की माँ थी किरण, उनका देहांत हो जाता है, वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। दोस्तों, भगत सिंह और निशांत बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, माँ का क्रियाकलाप हो जाता है। इसके बाद निशांत अपने पिता के साथ में रहने लगता है, पढ़ाई करने लगता है, दुखी भी बहुत ज्यादा होता है, और पिता जो भगत सिंह थे जैसे तैसे अपने बेटे का खर्चा चलाते थे। दोस्तों, निशांत इंटर में पहुंच जाता है और अभी तक के जितने भी क्लास थे निशांत ने सब में फर्स्ट नंबर पाया। दोस्तों, एक दिन निशांत अपने दोस्त के साथ में स्कूल जा रहा था, तभी वहां से एक कलेक्टर साहब निकलते हैं जिनके पास सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती वाली गाड़ी, आगे पीछे पुलिस वाले। मतलब कि कलेक्टर साहब का रुतबा जब ये निशांत देखता है तो अपने दोस्त से पूछता है कि भला ये कौन आदमी है जो इतने मतलब फोकस में जा रहा है। तब उसका दोस्त बताता है कि ये हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब हैं और इनके साथ में पुलिस चलती क्योंकि ये बहुत बड़े आदमी हैं। दोस्तों, निशांत को कलेक्टर साहब का रुतबा देख के ऐसा लगता है कि अगर आदमी हो तो ऐसा हो, रुतबा हो तो ऐसा हो, ये जिंदगी है, बाकी और कोई नौकरी करने से क्या फायदा। यहाँ तक कि निशांत का दिमाग वहीं से घूम जाता है और निशांत अपने स्कूल में जाता है और अपने टीचर से कहता है कि कलेक्टर साहब कैसे सरजी बना जाता है। तो उसके जो सर जी होते हैं वो निशांत से कहते हैं कि इसमें 2 परीक्षाओं को पास करना होता है, इंटरव्यू को पास करना होता है, और ये परीक्षाएं बहुत ही ज्यादा टफ होती है यूपीएससी की। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसा ही रुतबा होता है, बढ़िया सी महंगी सी गाड़ी मिलती, आवास मिलता, बहुत सारा पैसा मिलता, बॉडीगार्ड मिलते हैं। दोस्तों, निशांत खो जाता है। निशांत एक सपना सा देखने लगता है कि वो भी ऐसा कलेक्टर साहब बन गया। दोस्तों, निशांत जैसे अपने होश में आता है तो बस निशांत के दिमाग में वही बात चलने लगती है कि अब मुझे कलेक्टर ही बनना है। लेकिन उसने अपने सर जी से ये भी पूछा था कि इसके लिए क्या करना होता है, तो उसके सर ने बताया कि इसके लिए कोचिंग करनी होती, जिसके लिए काफी फीस लगती है, यानी कि इसकी महंगी कोचिंग होती है। निशांत अपने घर पे आता है और कलेक्टर साहब वाली और अपने टीचर वाली सारी बात बताता है और कहता है, पिताजी हम बनना तो कलेक्टर ही चाहते हैं, क्योंकि जब से मैंने कलेक्टर का रुतबा देखा तब से मेरे दिमाग में यही बात कि मैं कलेक्टर बनूं, लेकिन मैं कैसे बन पाऊंगा, मेरे पास में पैसा नहीं है, इसके लिए तो मुझे कोचिंग करनी होगी और कोचिंग बहुत महंगी इसकी होती है, पिताजी हम कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, तब निशांत के पिताजी कहते हैं कि बेटा तुमको कलेक्टर बनना है, तुमको कोचिंग करना है, तो तुम कोचिंग करो, जाके जाओ दूसरे शहर में, तुम पैसे की चिंता ना करो, पैसा है मेरे पास में। तब निशांत चौंक जाता है, कहता है पिताजी आपके पास में पैसा कहाँ से आया। तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा हमने जो अपना मकान बेचा था उसमें से 4 लाख रुपए मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए निकाल के रख लिए थे, और वो पैसे अभी तक मेरे पास में है, बैंक में है मेरे पास में। दोस्तों, निशांत चौंक जाता है कि पिताजी
जब आपके पास में पैसा थे तो माँ का इलाज आपने क्यों नहीं करवाया? माँ हमारी तड़प तड़प के मर गई। दोस्तों, भगत सिंह बताते अपने बेटा को कि बेटा, माँ ने मुझे कसम दे रखी थी कि ये पैसा मेरे इलाज में मत लगाओ, बेटा की पढ़ाई में लगा देना, जिसकी वजह से बेटा हम मजबूर थे और वो पैसा हम माँ के इलाज में नहीं लगा पाए। दोस्तों, निशांत तैयार हो जाता है अब शहर में जाने के लिए, क्योंकि उसको यूपीएससी की कोचिंग करनी थी। शहर में पहुंच जाता है और वहां पे उसकी कोचिंग शुरू हो जाती। पिताजी ने फीस भी भर दी और निशांत पूरे मन से पढ़ने लगता है। दोस्तों, क्या होता है कि फॉर्म अप्लाई करता है निशांत और निशांत पहली परीक्षा को क्रॉस कर लेता है। अब क्या था कि पिताजी बहुत ज्यादा खुश कि बेटा मेरा अधिकारी बन ही जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है कि अभी तक निशांत बहुत मेहनत से पढ़ाई करता था, लेकिन इसी कोचिंग में निशांत की मुलाकात होती है एक संध्या नाम की लड़की से और उससे मुलाकात हुई, उससे दोस्ती हुई। वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उससे निशांत की दोस्ती दोस्तों इस कदर होती है कि निशांत उसके बिना रह नहीं पाने लगा, यानी कि उसके लिए पागल हो गया, उसको इतना प्यार करने लगा। अब उसको ऐसा लगने लगा कि जो संध्या है यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी दुनिया है, और वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाने लगा। दोस्तों, दूसरी बार की जो परीक्षा होती है उसमें निशांत फेल हो जाता है। अब पिता ने जब ये बात सुनी तो पिताजी बहुत ज्यादा आग बबूला होते हैं, यहाँ तक कि पिता उसके पास में पहुंच जाते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं। लेकिन अब निशांत के ऊपर पूरी तरीके से संध्या का भूत चढ़ा हुआ था। निशांत को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने पिता से भी भिड़ जाता और पिता से कहता है, आप मुझसे उल्टा सीधा ना बोलो, आपने मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि वो ऐसी ऐसी बातें बोलने लगता है जिससे भगत सिंह बहुत ज्यादा टूट जाते हैं और वो निशांत अपनी मरी हुई माँ तक को गाली देने लगता है, क्योंकि पिता ने उसको 2-3 थप्पड़ मार दिए थे। कहा था कि मैंने तुझको यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है और तू यहाँ पे अयासी करता है, क्योंकि निशांत ने संध्या के बारे में अपने पिता को बता दिया था कि हम संध्या को पसंद करते हैं और उससे ही हम शादी करेंगे। पिताजी बहुत ज्यादा हैरान कि मैंने क्या सपना देखा, अब इसने क्या किया। यहाँ तक कि पिता तो वहां से चले जाते हैं जब निशांत अपने पिता को बेइज्जत करता है और निशांत वहीं पे संध्या के साथ में अपने दिन काटने लगता है, अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों, तीसरी बार की परीक्षा होती है। तीसरी बार भी संध्या भी फेल हो जाती और निशांत भी फेल हो जाता है। अब दोस्तों, निशांत को समझ में आने लगा, क्योंकि उसके पिता से भी उसका संपर्क टूट गया था, वो अपने पिता से भी बात नहीं करता था। अब निशांत को समझ में आने लगा कि हमें लगता है कि मेरे पिताजी सही कह रहे थे, हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं और अब तो मेरा समय निकला जा रहा है अधिकारी बनने का। अगर मैंने संध्या का साथ नहीं छोड़ा तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, निशांत अच्छी तरह से समझ चुका था और उसने संध्या से दूरियां बनाना शुरू कर दिया और पढ़ाई में जी जान लगानी शुरू कर दी। संध्या कहती भी है कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तो निशांत कह देता है कि मेरी परीक्षा जब हो जाएगी उसके बाद में हम बात करेंगे। दोस्तों, निशांत फिर से जी जान लगा के पढ़ने लगता है और चौथी बार में उसने यूपीएससी को क्रॉस कर लिया। दोस्तों, वो बहुत ज्यादा खुश होता है। निशांत का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में पास हो जाता है और उसकी जो मेरिट थी वो भी आ जाती और वो कलेक्टर बन जाता है। तब वो अपने पिता को खोजने की कोशिश करता है, पिता का नंबर लगाता है तो पिता का नंबर बंद आता है। दोस्तों, अब निशांत का दिमाग पूरी तरह से सही हो चुका था और वो अब ये कोशिश करता है कि कितनी जल्दी मैं अपने पिता से मिलूं और पिता को अपनी इस खुशी के बारे में बताऊं, अपने इस सिलेक्शन के बारे में बताऊं, लेकिन बराबर उसके पिता से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, निशांत वहां भी आता है जहां पे किराए के मकान में उसके पिताजी रहते थे, तो मकान मालिक ने बताया कि वो तो यहाँ से 2 साल पहले ही छोड़ के चले गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता। दोस्तों, निशांत ने बहुत कोशिश की अपने पिताजी को ढूंढने की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। तब हार थक के निशांत अपनी ड्यूटी करने लगता है और अपनी जिंदगी में खुश रहने लगता है। दोस्तों, निशांत की शादी भी एक सरिता नाम की लड़की से हो जाती है। बीच में काफी समय गुजर जाता है और सरिता के साथ में ही वो अपनी जिंदगी को गुजारने लगता है। एक बार की बात है कि प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व पड़ता है। तब सरिता अपने पति यानी निशांत से कहती है कि चलो कुंभ में हम लोग नहा ही आए, कुछ तो धर्म का काम करो। तब दोस्तों, निशांत कहता ठीक है, हम छुट्टी ले लेंगे अपनी ड्यूटी से और निशांत वैसा ही करता है, अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले लेता है
और अपनी पत्नी यानी सरिता के साथ में चल देता है प्रयागराज के लिए। प्रयागराज में करोड़ों लोगों की भीड़ थी, जाने कितने साधु संत महात्मा लोग, देश और विदेश के दुनिया के कोने कोने से लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। संगम तट पे कलेक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ में डुबकी लगाते हैं और जैसे ही डुबकी लगा के निकलते हैं वैसे ही एक बाबा जी कलेक्टर साहब को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं कि ऐसा थप्पड़ कि जो कलेक्टर साहब के पलट के दोबारा गिर जाते हैं। अब कलेक्टर साहब को और कलेक्टर साहब की पत्नी को ये समझ में ना आए कि आखिर में ये जो साधु हैं इन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। अब जो कलेक्टर साहब थे वो सहम जाते हैं और साधु महाराज से कहते हैं, जो बाबा जी थे, कि आपने मुझे क्यों थप्पड़ मारा। और वो जो बाबा थे, साधु थे, वो बराबर यही कह रहे थे कि तू यहाँ पे डुबकी क्यों लगाता है, गंगा में डुबकी क्यों लगाने आया है, तो यहाँ पे डुबकी लगाने के लायक नहीं है। दोस्तों कलेक्टर साहब बड़ा हैरान कि आखिर में मैं डुबकी लगाने के लायक क्यों नहीं हूँ। फिर वो पूछ भी लेता है कि बाबा मैंने ऐसा क्या किया है। तब वो साधु कहते हैं कि तूने अपने माँ बाप का तिरस्कार किया है, तूने अपने माँ बाप की बेइज्जती की है, इसलिए तो यहाँ पे गंगा में डुबकी लगाने के लायक नहीं है। दोस्तों कलेक्टर साहब को तो पहले से ही मलाल था कि उसने अपने माँ बाप के साथ में गलत किया, अपनी माँ को गाली दी, पिता को ऐसे ऐसे कहा। अब वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन जो साधु थे वो अपने पूरे शरीर में धूनी लगाए हुए थे और वो साधु गंगा जल से अपना मुंह धोते हैं और जैसे ही वो अपना मुंह धोते हैं कलेक्टर साहब उनको देख के उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। दोस्तों वो जो साधु जी थे वो उसके पिताजी थे जिनको निशांत ने बेइज्जत किया था, क्योंकि जब उनके बेटा ने उनको बेइज्जत कर दिया था तो उनकी सारी उम्मीद टूट चुकी थी और वो बस साधु बन चुके थे और सोचते थे कि मेरा इस दुनिया में रह के क्या है, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं, बेटा है वो भी मेरे हाथ से निकल गया। और दोस्तों वो किराए के मकान से निकल के साधु बन जाते हैं और ऐसे मंदिरों में खाते हैं, घूमते हैं। और वही थे, उन्होंने अपने बेटा को पहचान लिया और सोचे कि आज यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए आया है और उनके अंदर इतना क्रोध था जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटा को थप्पड़ मारा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। दोस्तों तब निशांत बताता है कि बाबा हम कलेक्टर बन गए और मैंने तुमको बहुत ढूंढने की कोशिश की, मैंने बहुत प्रयास किया, सब जगह पूछा, लेकिन तुम्हारा पता नहीं लगा। मुझको अपनी गलती का एहसास है, मैंने जाने अनजाने में जो गलती कर दी है उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप मुझे छोड़ के आए हो, हम बहुत संभल चुके हैं। दोस्तों बाप का हृदय ऐसा कि उन्होंने अपने बेटा को माफ कर दिया और सीने से लगा लिया। इसके बाद में निशांत ने बहुत कोशिश की अपने पिताजी को अपने साथ ले जाने की, लेकिन निशांत के जो पिताजी थे वो कहते हैं कि नहीं, अब हम दुनियादारी से अपने मन को हटा चुके हैं और अब हम यहीं पे भगवान का भजन करेंगे। दोस्तों निशांत अपने पिताजी के साथ में समय बिताता और कहता है ठीक है आपकी ये इच्छा है तो आप यहीं रहिए, लेकिन हम आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे। तो यही कारण था कि एक कलेक्टर साहब को एक साधु ने थप्पड़ मारा था। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप इस स्टोरी के बारे में, मुझे कमेंट्स के थ्रू अपनी राय अवश्य देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।